हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी 12th क्लास है। इकोनॉमिक्स हम लोग देख रहे हैं। समष्टि अर्थशास्त्र की हमारी बुक है, चैप्टर नंबर 2 हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय आय का लेखांकन में बहुत सारी चीजों को हम लोग पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं कि राष्ट्रीय आय क्या होती है, नेशनल इनकम क्या होती है, कैसे इसको एक्सप्लेन करना है। इसके विषय में भी हम लोग आपका काफी कुछ इसके अंतर्गत आपका पढ़ चुके। क्लियर है। अब इससे आगे पढ़ेंगे और इससे आगे गौर करके देखेंगे। तो कुछ आपके इसमें डाउट बन गए थे बच्चों के, उनको हम लोग आपका लेकर अपने चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि शॉर्ट नोट में सारी चीजें होनी चाहिए और आपको समझ भी आनी चाहिए। जैसे आपको पता है, वापस एक बार, लेसन नंबर हमारा 2 है और हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय आय का लेखांकन। ठीक है, राष्ट्रीय आय का लेखांकन हम लोगों को इसमें देखना है। तो सबसे पहले आपको ये चीज बहुत क्लियर होनी चाहिए कि वस्तुएं क्या हैं। ये आपको पता है कि वस्तुएं क्या हैं। दूसरा, सेवा किसे कहते हैं। ठीक है। नंबर 3 आपका देखिए, उपभोक्ताएं, वस्तुएं क्या हैं, ये भी आपको पता है। यहां तक तो आप बेसिकली इतना पढ़ ही चुके और इतने में तो मुझे लगता नहीं कोई आपको प्रॉब्लम है। अच्छा, ये शायद आपको प्रॉब्लम कर सकता है, आपने ये नहीं पढ़ा होगा कि पूंजीगत वस्तुएं, पूंजीगत वस्तुएं क्या हैं, अगर इनको आप देखें। ठीक है, तो इन पर अगर हम बात करेंगे तो वस्तुएं क्या हैं आपको पता है। वस्तु में क्या है, वे सभी भौतिक पदार्थ जिनका मूल्य में कोई आपका मूल्य होता है, जैसे पेन हो गया, पेंसिल हो गया। सेवा का आपको पता है, सर्विसेज क्या है, वह आर्थिक आदृश्य है, इनका भंडारण नहीं किया जाता, जैसे बैंकिंग है, इंश्योरेंस है। ये तो मैं आपको दोनों को पढ़ा चुका हूं, प्राइमरी टर्सरी सेक्टर के अंतर्गत ही सब आपने देख लिया होगा। उपभोग वस्तुएं का मतलब आप जानते हैं, उपभोग वस्तु ऐसी वे वस्तु जो प्रत्यक्ष रूप से मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, हम उनको क्या बोलते हैं, उपभोग वस्तुएं बोलते हैं। हाँ, अब है आपका पूंजीगत वस्तुएं, थोड़ी सी आपको समस्या कर सकती हैं। तो सबसे पहले हम पूंजीगत वस्तुओं को देखेंगे कि आपका जो पूंजीगत वस्तुएं क्या है। आंसर क्या, बल्कि ऐसी नोट रूप में लिख लीजिए आप। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पूंजीगत वस्तुएं, ये वे अंतिम वस्तुएं हैं, कह रहा ये वे अंतिम वस्तुएं हैं जो जो क्या है, उत्पादन में सहायक होती है। उत्पादन में क्या है, सहायक होती है, तथा आय के सृजन के लिए प्रयोग की जाती हैं, तथा आय के सृजन के लिए प्रयोग की जाती है। ठीक है, उत्पादन क्रिया में ये पूरी तरह से समाप्त नहीं होती।
ये उत्पादन प्रक्रिया में पूरी तरह समाप्त नहीं होती। ये क्या होता है? उत्पादन प्रक्रिया में आपका पूरी तरह समाप्त नहीं होती। इसके बाद लिख लीजिए, कॉपी कर लें। उसके बाद आपको मैं निवेश सिखाऊंगा, सकल निवेश बताऊंगा। वैसे ये आपको पढ़ना चाहिए, सकल निवेश वगैरह ये सब चीजें हैं। बस निवेश का मतलब जानते हैं, कहीं पर आपका अपना एक एक निश्चित अवधि के लिए अपने पैसों को लगाना ताकि उसमें वृद्धि हो सके। सकल निवेश में एक आपका समय पूर्ण चीजें, ये सब इसी में है। ठीक है। और इसके बाद हम सीधा बात करेंगे परिचालन अधिशेष की। फिर उसके बाद जितनी भी राष्ट्रीय आय की विधियां हैं, जो उन सारी विधियों पर हम लोग बात करेंगे कि बेसिकली आपकी राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम ज्ञात कैसे होती है, निकलती कैसे है। उसी पर हम आपका मेनली इसके अंतर्गत आपका बात करें। हो गया? आगे बढ़ जाए। चलिए नए पेज पर चलते हैं। अगला है परिचालन अधिशेष। उत्पादन प्रक्रिया में श्रमों को कर्मचारियों पर श्रम को कर्म कर्मचारियों पर का पारिश्रमिक पारिश्रमिक का का भुगतान करने के पश्चात जो राशि बच जाती है, ये है किराए, ब्याज से लाभ के रूप में प्राप्त होती है। करी कॉपी? हो गया। चलिए अब इसमें आगे देखते हैं। तो ये तो हुआ आपका परिचालन अधिशेष। अब देखिए, ये सब आपका अपने चैप्टर में था, जो आपको घर से रिवीजन करना था, जो मुझे लग रहा था ये आपको बताना है। अब थोड़ा सा इसमें आप ध्यान दीजिए और आप इसको देखिए। सबसे पहले हम राष्ट्रीय जो आय की विधि में चलते हैं। एक है आपका चालू कीमत पर राष्ट्रीय आय। क्या है? चालू कीमत पर राष्ट्रीय आय। और इसी में आप कह सकते हैं व्यय, स्थिर
कीमत पर राष्ट्रीय आय। देखिए सबसे पहले देखिए, चालू कीमत पर राष्ट्रीय आय, चालू कीमत पर राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय जब किसी वर्ष में उत्पादित, जब किसी वर्ष में उत्पादित अंतिम अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य उस वर्ष की बाजार कीमत, बाजार कीमतों पर, बाजार कीमतों पर आंका जाता है, तो इसे चालू कीमत पर राष्ट्रीय आय कहते हैं। आय कहते हैं। ये जो बेसिकली है, ये वाली परिभाषा ये केवल इतने की है कि चालू कीमत पर राष्ट्रीय आय का क्या मतलब है। चालू कीमत पर राष्ट्रीय आय जब किसी वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवा का मूल्य उस वर्ष की बाजार कीमतों से आंका जाता है, उसे क्या कहते हैं, आपका चालू कीमत पर राष्ट्रीय आय। ठीक। अब इसके बाद हम दूसरा लिखेंगे स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय। लिखिए इसको, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। लिख लीजिए, हो गया। तो चालू कीमत पर राष्ट्रीय आय का क्या मतलब है, अगर आपसे पूछ लें तो अब आपको डेफिनेशन पूरी क्लियर है कि भैया एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु का जो मूल्य है उस वर्ष की कीमत के साथ हम लोग बाजार कीमत के साथ मैच कर लेते हैं, और उसी को बोल देते हैं भाई ये रहा होगा इसकी राष्ट्रीय आय, ये इनकी आपका नस्ल। ठीक है। अगला है स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय, इसी में बढ़ते हैं आगे। हो गया। चलिए अब देखिए क्या कह रहे हैं। स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय, आय एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का, अंतिम वस्तुओं सेवाओं का, अंतिम सेवाओं का मूल्य, मूल्य आधार वर्ष की कीमतों में, ध्यान रखना, आधार वर्ष की कीमतों में आंका जाता है, उसे स्थिर
कीमत पर राष्ट्रीय आय कहते हैं। बस एक मेजर डिफरेंट है जो आपको ध्यान रखना है, वो है आधार वर्ष, और यहां था आपका बाजार की कीमतों पर। तो कहाँ माप रहे हैं हम लोग? इधर आधार वर्ष के ऊपर नाप रहे हैं। कोई बेस ईयर है, जैसे बेस ईयर मान लीजिए 2016-17 में हमने माप लिया कि हम जो कीमत तय कर रहे हैं वस्तु कब कर रहे हैं, 2016 कीमत की, एग्जांपल बता रहा हूं। या फिर हम कीमत मांग ले 2021 और 22 का, और चल क्या रहा है 2023-24, और माप किससे रहे हैं 2020-21 से, या 21-22 से। तो ये है आधार वर्ष की स्थिति। ठीक है, लिख लीजिए आप। दोनों विधियां आपको क्लियर हो गई? हो गया? चलिए, इतना हम लोग आपका देख चुके हैं, आगे बढ़े इससे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला बात करते हैं हम लोग इसी में, चालू कीमत पर राष्ट्रीय आय हो चुका है। अब थोड़ा आपने पढ़ा था, इसमें बार बार जिक्र कर रहे थे हम लोग, मध्यवर्तीय वस्तुएं होती हैं कुछ। मध्यवर्ती वस्तुएं व अंतिम वस्तुएं जो होती हैं, उनको हमको बेसिकली देखना है कि होती क्या है। कह रहा है मध्यवर्ती वस्तुएं वे वस्तु हैं जो एक लेखा वर्ष में उत्पादन के कच्चे माल के रूप में उपयोग में लाते हैं, और पुनः उन्हें खरीद लिए जाते हैं, और कह रहे पुनः उनको बिक्री करते हैं। बिक्री बिक्री करते हैं, या बिक्री के लिए खरीदा। पुनः बिक्री के लिए खरीदा जाता है। ये सब क्या है? मध्य वस्तुएं हैं। दूसरा देखिए इसमें, अंतिम वस्तुएं। वे वस्तुएं हैं कह रहे हैं उपभोक्ता द्वारा उपभोग के लिए उपभोक्ता द्वारा उपभोग के लिए। दूसरा, उत्पादकों द्वारा निवेश के लिए, द्वारा निवेश के लिए, निवेश के लिए
उपलब्ध होती है, ये कहलाती है अंतिम वस्तु। ठीक, और ध्यान रखना राष्ट्रीय आय की गणना में केवल अंतिम वस्तु को शामिल किया जाता है। और आगे लिख देते हैं, इसे नोट करके लिख लीजिए, और राष्ट्रीय आय की गणना में केवल अंतिम वस्तुओं को शामिल किया जाता है, क्योंकि मध्यवर्ती वस्तुएं उनमें पहले ही शामिल होती हैं, शामिल होती हैं। उदाहरण मैंने आपको समझाया था, जो हर बार देता हूं, ये गेहूं है, ये देखिए, ये था गेहूं, गेहूं को किसे बेच दिया, आटा मिल को, और ये बन गया आटा। ठीक, और आटे से बना दिए इन्होंने कुछ भी उत्पाद बना दिया, XY उत्पाद बना दिया। ठीक, यहां कीमत थी 10 रुपए, यहां हो गई थी 20 रुपए, और यहां होते होते पहुंच गई 35 रुपए। तो जब हम राष्ट्रीय आय की काउंटिंग करेंगे, तो राष्ट्रीय आय की काउंटिंग में हम ना इसका रेट लेंगे ना इसके, हम फाइनली इस वस्तु का रेट जो होगा गेहूं का, वो हम लोग ये ऐड करेंगे। कितना ऐड करेंगे, 35 रुपीज। तो ये है अंतिम मूल्य। ठीक, तो मध्यवर्ती रेटों को हम लोग राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं करते, यह आपको स्पष्ट होना चाहिए। देख ले, इसको कर भी लीजिए, देख लिया, आगे बढ़ जाए अगले पेज पर। चलिए ये कॉपी करें, हो गया। चलिए यही हम लोग इसमें देख रहे थे। देखिए मैं आपको उपभोक्ता, ये कल बताया था ना, उपभोक्ता वाली वस्तुएं, पूंजीगत वस्तुएं, मैं आपको समझा रहा था ना कि मैंने करा दी, फिर भी मैंने आपको लिखा दी थी, इसीलिए मैं आपको समझा रहा था कि कैसे होता है टिकाऊ विकास, क्या है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, कैसे उसको मापते हैं, मौद्रिक आप कैसे। अब देखिए ये मैंने उस दिन आपको समझाया था, इसलिए मैं बार बार आपको गोल करके आपको दिखा रहा था, और मैं समझ रहा था कि जरूर आप इनमें फिसलेंगे, इसलिए मैंने आपको वापस द्वारा लिखाया कि अंतिम वस्तुएं क्या होती हैं और आपका मध्य वस्तुएं क्या होती है। और यही मैंने लिखा है कि इनको हम लोग काउंटिंग क्यों नहीं करते, और एग्जाम्पल भी मैंने आपको यहाँ देकर समझाया था। इसीलिए बस आप अगर क्लास को रेगुलर पढ़ेंगे, सही से पढ़ेंगे, तो चीजें पूरी समझ आएंगी। बीच में आएंगे, शुरुआत में आएंगे चैप्टर क्लास में, तो फिर देखो थोड़ा सा कठिनाई आपके लिए होगी, ये डेफिनेट है। तो आप क्लास को अच्छे से करेंगे तो कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है, कुछ भी मैं आपका ऐसा नोट रूप में नहीं लिखाऊंगा जो आपसे कहीं बाहर से हो। क्लियर है? तो इतना हम लोग वापस कर चुके थे। अभी इसमें और बहुत सारी संकल्पनाएं बची हुई हैं, उन सारी संकल्पनाओं को एक एक करके मैं आपको लिखा दूंगा। ठीक है, अब ये आय का वतुल प्रभार, राष्ट्रीय आय की गणना विधि, अब ये तो मैंने आपको दिखाया था अभी अभी जो मैंने आपको कराए हैं। राष्ट्रीय आय गणना विधि नहीं पढ़ाई आपको, कि एक कौन सा बताया, स्थिर कीमत पर बताया मैंने, और दूसरा बताया मैंने आपको चालू कीमत पर। दोनों समझा दी ना मैंने आपको, स्थिर कीमत पर भी और चालू कीमत पर भी, दोनों को बताने का प्रयास किया है ना। तो कोशिश करिए, आप रिवीजन करिए, मिले सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बस आप फोकस बनाकर क्लास में बैठिए, कहीं भी पढ़ें, आप ऑनलाइन पढ़ें, स्मार्ट में पढ़ें, क्लास में पढ़ें, आपका फोकस, नोट्स प्रिपेयरिंग और रिवीजन, ये तीन चीज इतनी जरूरी है। अगर आप अच्छे से क्लास में पढ़ लोगे, नोट बना लोगे उस समय, तो मैं नहीं मानता कि आपको फिर एक बार रिवीजन करने के बाद, 2 बार रिवीजन करने के बाद कहीं आपको प्रॉब्लम किसी भी चैप्टर, किसी भी टॉपिक में कहीं भी आने वाली है, चाहे आपके टीचर पढ़ा रहे हो या हम पढ़ा रहे हैं।
चलिए ध्यान दीजिए, कुछ पूछना है पूछ लीजिए। तो फिलहाल आज के चैप्टर में हम लोग इतना ही करते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। धन्यवाद।